नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज के इस सेशन में अपन 22 और 23 दिसंबर का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको कवर करने वाले हैं। देखिए, डेली क्लास होती है लेकिन 22 दिसंबर को क्या था, संडे था, संडे को अपनी क्लास नहीं होती है, तो मंडे को अपन एक साथ कवर कर लेते हैं। इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीडीएफ के अंदर सारे एक्स्ट्रा फैक्ट अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस क्लास के अंत में अपन चर्चा करेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फार्मा बाजार बना है? वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फार्मा बाजार कौन सा देश बना है, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। फार्मा बाजार का मतलब जो दवाई इंडस्ट्री होती है, जब हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपन को दवाई देता है, मेडिकल से अपन दवाई लेके आते हैं, उस दवाई को बनाने की जो उसका पूरा इंडस्ट्री होती है उसको फार्मा बाजार बोला जाता है। जैसे दवाई की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके बाद मेडिकल वाला, तो वो सारी चीजें फार्मा बाजार के अंदर आती हैं। तो तीसरा सबसे बड़ा फार्मा बाजार भारत बना है। किस आधार पर ये तीसरा सबसे बड़ा बाजार बना, ये मुझे बता सकते हो? देखिए, पहले तो मैं इसकी आपको मूल चीज बताता हूं तब आप बता पाओगे। किसी भी चीज का उत्पादन होता है तो उसका मूल्यांकन दो स्तरों पर होता है। पहला क्या है, मात्रा के आधार पर उसका मूल्यांकन। दूसरा होता है मूल्य के आधार पर। इसका मतलब क्या हुआ, मात्रा के आधार पर का तो मतलब हुआ भारत सबसे बड़ा फार्मा बाजार मात्रा के आधार पर बनाया। अभी मात्रा के आधार का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि उत्पादन करने वाला उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी में उत्पादन किया है, भाई कितना टन किया है, 5 टन, 10 टन, 15 टन। एक तो मात्रा के आधार पर होती है। तो मात्रा के आधार पर तो फार्मा इंडस्ट्री में भारत किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। दूसरा होता है मूल्य के आधार पर, वो कितने पैसों का उत्पादन हुआ है। ठीक है, एक्चुअल के अंदर उस सारी प्रोडक्ट को अगर बेचा जाए तो वो कितने अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर वो कितने मूल्य का है, तो वो होता है मूल्य के आधार पर। मूल्य के आधार पर भारत 14वें स्थान पर है। भाई फार्मा इंडस्ट्री में मूल्य के आधार पर भारत 14वें स्थान पर है। कितने मूल्य का उत्पादन होता है यहां पर, तो $50 बिलियन। अच्छा, जितना भी उत्पादन होता है उसको दो चीजों में प्रयोग किया जाता है। एक तो घरेलू उपभोग के रूप में उसको काम करते हैं, बाकी जो बचता है उसका क्या करते हैं अपन, उसका निर्यात कर देते हैं। तो इसमें से 23.5 घरेलू उपयोग है, बाकी जो 26.5 बचता है उसका निर्यात होता है। शायद सारे डाटा आपको अच्छे से याद हुए होंगे। इसके अंदर एक चीज और थी जो कि कल राज्यसभा के भाषण में मैंने सुनी थी, उसमें बताया गया था कि इस इंडस्ट्री में भारत ने 9,25,811 रोजगार सर्जित किए हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो मुझे अभी बता दो। देखो कैसे, मेरे कहने का मतलब है कोई भी चीज का उत्पादन होता है तो उसका मूल्यांकन उसकी गणना दो आधार पर की जाती है। एक तो मात्रा के आधार पर की जाती है, वो कितनी मात्रा में उसका उत्पादन हुआ है। दूसरा उसका मूल्य कितना है, मूल्य के आधार पर। मात्रा के आधार पर जब गणना की गई तो भारत तीसरे स्थान पर रहा था, सबसे बड़ा फार्मा बाजार के रूप में, फार्मा के रूप में तीसरे स्थान पर रहा था। उसके बाद में जब उस जितनी भी मात्रा में उत्पादन हुआ उस मात्रा का जब मूल्यांकन किया गया अंतरराष्ट्रीय बाजार को देखकर, तो मूल्यांकन था $50 बिलियन का। उस हिसाब से भारत 14वें स्थान पर है मूल्य के हिसाब से। उसमें से $23.5 बिलियन का तो अपन घरेलू उपयोग कर लेते हैं, बाकी का जो $26.5 बिलियन बचता है उसका अपन क्या करते हैं, तो उसका निर्यात कर देते हैं। क्योंकि जो अपने पास एक्स्ट्रा चीज होगी, जिस उत्पादन के अंदर अपने पास जो अवशेष बचेगा उसका अपन क्या करेंगे, उसको बेच देंगे। तो इसी प्रकार $26.5 बिलियन का अपन निर्यात कर देते हैं। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो भाई नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा? 17 से 22 जनवरी 2025। इसके अंदर क्या होगा, 1500 से अधिक प्रदर्शनियां लगाई जाएगी। किस चीज की प्रदर्शनी सर? क्या हस्तकला की प्रदर्शनी, खाने पीने की चीजों की प्रदर्शनी, किस चीज की प्रदर्शनी लगाई जाएगी? इसमें ऑटोमोबाइल की प्रदर्शनी लगेगी। 1500 से अधिक ऑटोमोबाइल की प्रदर्शनी का मतलब क्या हुआ, जो ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसमें हुंडई हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, टाटा हो गई, ठीक है, रेनॉल्ट हो गई, ये सारी कंपनियां यहां पर इकट्ठी होगी एक जगह। ठीक है, कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। कब? 17 से 22 जनवरी को। और जो अपने बेस्ट मॉडल है,
जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बेस्ट मॉडल है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सबसे अच्छे मॉडल, हाइब्रिड गाड़ियों के सबसे अच्छे मॉडल, हाइब्रिड का मतलब जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों पे चलती है, सीएनजी गाड़ियों के अपने बेस्ट मॉडलों का यहाँ पर वो प्रदर्शन करेगी, यहाँ पर रखेगी। तो यहाँ पर जो भी लोग आएंगे उनको बताएंगे कि ये हमारा बेस्ट मॉडल है, इसके अंदर ये फीचर्स हैं। तो 1500 से अधिक मॉडल का यहाँ पर प्रदर्शन होगा 17 से 22 जनवरी नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर, क्या इसका नाम क्या रखा गया है? इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी थीम क्या है, इसका विषय क्या है, इस प्रोग्राम का विषय क्या है, एग्जाम आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका विषय रखा गया है सीमाओं से परे ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला के भविष्य का सह निर्माण। इसका विषय रखा गया है, क्या रखा गया है? सीमाओं से परे ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला में भविष्य की सहभागिता या भविष्य का सह निर्माण, दोनों चीजें वहां पर लिखी गई थी। तो ये तो था इसका विषय। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, टाटा तो भारत की कंपनी है, इसके अलावा जैसे हुंडई हो गई, मारुति हो गई, ये भारत की कंपनियां नहीं है भाई, ये विदेशी कंपनियां हैं। तो उस देश के प्रतिनिधि आएंगे, उस कंपनी के प्रतिनिधि इसके अंदर भाग लेंगे। बड़ा एक्सपो है ये। तो इसके अंदर जर्मनी हो गया, अमेरिकी हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, जापान, इटली, चीन, रूस, तुर्की, सिंगापुर, ये देश इसके अंदर भाग लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इन सभी देशों के बारे में। बाकी उस पीडीएफ के अंदर वो सारी चीजें मैंने सारे देश अच्छे से लिख रखे हैं, याद करने की ट्रिक वगैरह सब कुछ मिल जाएगी आपको वहां। अगला क्वेश्चन, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा था? भारत 39वें स्थान पर रहा था। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के अंदर भारत की स्थिति क्या रही थी? तो भारत भाई 39वें स्थान पर रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो सूचकांक है इसको जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। कौन? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच है वो इसको जारी करता है, ठीक है। इसके अंदर टोटल कितने देश भाग लेते हैं? तो 119 देशों ने इसमें भाग लिया था। तो भारत ने 129 देशों के अंदर 39वां स्थान हासिल किया था भाई। एक फैक्ट ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले इसका लास्ट प्रकाशन कब हुआ था? 2021 के अंदर इसको प्रकाशित किया गया था। अब वापस 2024 में किया गया है। 2021 में जब इसको प्रकाशित किया गया था तो पहले तो भारत को 54वें स्थान पर रखा गया था, लेकिन जो इसकी कार्य प्रणाली थी उसमें फिर संशोधन किया गया और फिर भारत का स्थान चेंज हो गया। भारत का स्थान कौन सा बन गया? 38वां स्थान बन गया था। तो पिछली अगर अपन बात करें, देखो 2021 के अंदर हुई थी, उसके अंदर भारत पहले 54वें स्थान पर था, उसके बाद संशोधन होता है इसमें और फिर भारत 38वें स्थान पर चला जाता है। ये पिछली बार की स्पष्ट चीज है। मैं बताने को सीधा 38वां बता सकता था, लेकिन डिटेल चीजें यही कहती है कि इसके अंदर 2021 के अंदर जब विश्व आर्थिक मंच ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया था तो उसके अंदर भारत की स्थिति 54वें नंबर पर थी, लेकिन फिर उसकी कार्य प्रणाली के अंदर कुछ संशोधन किए गए। संशोधन करने के बाद भारत की स्थिति 38वें स्थान पर पहुंच गई थी, ठीक है। अच्छा, इस बार अलग अलग सेक्टर वाइज देखें तो 3 क्षेत्रों के अंदर भारत ने स्कोर में सुधार किया है, ठीक है। तो 3 क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी किसी चीज के आगे 3 जुड़ जाते हैं वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां एग्जाम में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि नीचे जो 3 दिए गए इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, क्योंकि 4 ऑप्शन आते हैं। तो 3 क्षेत्रों के अंदर भारत ने ग्रोथ किए तो 3 क्षेत्र आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में, किसमें? यात्रा और पर्यटन। यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में एक तो अपन ने सुधार किए, यात्रा और पर्यटन प्राथमिकता वहां पर ऐसा लिखा गया था। दूसरा अपन ने सुरक्षा के क्षेत्र में, जो भी यहां पर घूमने के लिए आता है वो बिल्कुल एकदम सुरक्षित सहज महसूस करता है भारत के अंदर। एक स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों को साथ रखा गया है। इन 3 क्षेत्रों में भारत ने अपने स्कोर में वृद्धि की है। यात्रा और पर्यटन प्राथमिकता, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के अंदर। पिछली बार 38वें स्थान मान लो या 54वें स्थान पे था, अब की बार 119 में से 39वें स्थान पर अपना देश है। विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। सूचकांक का नाम क्या है? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के संस्कृति मंत्रालय ने किस देश के साथ युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए साझेदारी की है भाई? किस देश के साथ की है? फ्रांस के साथ की है। अच्छा, ये जो संग्रहालय वो कहां पर स्थापित होगा? दिल्ली। विश्व का सबसे बड़ा नाम क्या है? युग युगीन
भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय, इसकी स्थापना दिल्ली के अंदर, विश्व का सबसे बड़ा, जब इसका कार्य पूरा हो जाएगा ना तो ये विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बन जाएगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। सीधा सीधा स्टैटिक्स में जीके बनता है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित होने वाला है? तो दिल्ली के अंदर स्थापित होने वाला है, फ्रांस के सहयोग से होने वाला है, ठीक है। तो भारत और फ्रांस है, उसने नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के अंदर जो लोअर है, लोअर के अंदर पहले फ्रांस के अंदर लोअर है, वहां पर भी एक ऐसा बना हुआ है, तो लोअर की तर्ज पर ही युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय विकसित करने के लिए समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षरित हो गए हैं। इसमें इसका 19 तारीख को इसका समझौता हुआ था, जिसके अंदर कौन कौन इस समझौते के अंदर किस किसने भाग लिया था? तो फ्रांस म्यूजियम के वर्तमान में सीईओ, वो भी भारत की यात्रा पर है, उनका नाम है हर्वे बारब्रेट। कौन है? हर्वे बारब्रेट। और भारत की ओर से राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक वर्तमान के अंदर BR मणि है। इन दोनों ने 19 तारीख को समझौता किया था। ये मुख्यालय है, दिल्ली के अंदर स्थापित होगा, विश्व का सबसे बड़ा मुख्यालय होगा ये, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में, यहां पर भाई गलत है, यहां पर वस्तु लिखना, वस्तु और सेवा कर, GST जिसको बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद की 55वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो जैसलमेर के अंदर आयोजित हुई है। देखिए, अगर आप राजस्थान के किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो एक क्वेश्चन एग्जाम में छप गया है ऐसा मान लो, क्योंकि राजस्थान के अंदर जनरली जो पिछली GST बैठक है, जो 54वीं बैठक है, जो राजस्थान में हुई नहीं है, फिर भी वो बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है करंट अफेयर की दृष्टि से, तो इस बार तो हुई भी राजस्थान में है, इसलिए एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। 55वें क्रम की बैठक थी GST की, ठीक है, जैसलमेर के अंदर हुई थी। कब? 21 जनवरी को ये बैठक शुरू हुई थी। इसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया था? तो वही लेगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसके अलावा राजस्थान की ओर से राजस्थान की वित्त मंत्री थी दिया कुमारी, उन्होंने भाग ली थी, वैसे उप मुख्यमंत्री भी है राजस्थान की। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं उनके वित्त मंत्री इसमें आए थे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राजस्थान स्टेट PCS, जिसको अपन RS का एग्जाम बोलते हैं, या अदर जो स्टेट PCS के एग्जाम है, वहां पर कथन निष्कर्ष के अंदर इस GST परिषद की जो 55वीं बैठक थी उसके अंदर क्या क्या सिफारिशें की गई थी वो पूछी जा सकती है। इसकी सिफारिशें बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, वनडे एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। पहले इन्होंने सिफारिश क्या रखी थी इस बैठक के अंदर कि 1904 के अंतर्गत, कब? 1904 के अंदर एक अलग से चावल का वर्गीकरण करके जो फोर्टिफाइड चावल बनाए गए थे, कौन सा? फोर्टिफाइड चावल जो बनाया गया था, उससे जो GST है उसको घटाकर 5% करने की सिफारिश की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया आपको, GST परिषद ने 1904 के अंतर्गत एक वर्गीकरण किया था, ठीक है, उसमें जो फोर्टिफाइड चावल बनाए गए थे, उन फोर्टिफाइड चावल पर जो भी GST लगती है उस GST की दर को कम कर 5% करने की सिफारिश दी गई, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या लिया गया, जीन थेरेपी पर जो GST है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। जीन थेरेपी आप समझते हो, मेडिकल का प्रोसेस है जिससे जो जेनेटिक्स बीमारियां हैं उनका उपचार किया जाता है। तो इन्होंने बोला है कि भाई जीन थेरेपी पर जो भी GST लगती है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मोटर वाहन दुर्घटना के अंदर थर्ड पार्टी जो बीमा होता है उस बीमा पर आप जो GST लेते हो उसको भी बंद करो। समझ गए मेरे कहने का मतलब? मोटर वाहन दुर्घटना के अंदर थर्ड पार्टी मोटर वाहन प्रीमियम जो अपन ने ले रखा होता है उस पर जो सामान्य बीमा कंपनियों का जो योगदान होता है उस पर जो GST लगती है उस GST में हमें छूट चाहिए। तीसरा उन्होंने क्या बोला, वाउचर से अगर अपन लेन देन करते हैं, वाउचर से, DBT वाउचर आपने सुने होंगे, सरकार को अगर कोई भी राशि का हस्तांतरण करना होता तो DBT वाउचर से करती है। तो वाउचर से अगर कोई व्यक्ति लेन देन करता है तो उस वाउचर पर GST नहीं लगनी चाहिए। फिर उसका रीजन पूछा गया भाई क्यों नहीं लगनी चाहिए, तो बोला कि जो वाउचर है उससे ना तो किसी वस्तु की आपूर्ति हो रही है ना ही किसी सेवा की आपूर्ति हो रही है, जबकि GST क्या होता है, वस्तु सेवा कर होता है, तो आप उस पर GST ना लगाएं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि कर्ज की शर्तों पर छूट मिले। कर्ज की शर्तों का छूट मतलब क्या हुआ, अगर किसी व्यक्ति ने किसी बैंक से कर्ज लिया है, टाइम पे वो कर्ज नहीं चुकाता है, अपना जो EMI वो टाइम पर नहीं भरता है, तो उसको आपको पता होना चाहिए उस पर बैंक पेनल्टी लगाती है और सरकार उस पेनल्टी पर भी GST लेती है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि उस पेनल्टी पे आप GST मत लो, फाइन पे GST मत लो। तो ये प्रमुख 5 सिफारिशें की गई थी 55वीं बैठक के अंदर, जो कि जैसलमेर के अंदर 21 जनवरी को आयोजित हुई थी। और ये जो पांचों जो मैंने अभी सिफारिशें बताई है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और जो अपनी इस क्लास की PDF मिलेगी उसके अंदर ये पांचों अच्छे से लिखी हुई मिल जाएगी, तो आप इस PDF को ले ही लेना। हाल ही में किस अभिनेता को पहले खो खो विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? भाई पहली बार भारत के अंदर यह आयोजित होने जा रहा है। भारत में कहां पर?
नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में भी अगर आपसे प्रॉपर जगह पूछ ले तो कल भी मैंने एक स्टेडियम पढ़ाया था, जो कल का मतलब जो 21 तारीख को अपनी क्लास थी उसमें भी मैंने आपको जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पढ़ाया था, उसी स्टेडियम के अंदर ये होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर टोटल देश कितने भाग लेंगे, तो इसमें टोटल 24 देश भाग लेंगे। ये कब से कब तक इसका आयोजन होगा, तो 13 से 19 जनवरी के मध्य ये होगा। यहां तक कोई दिक्कत? 13 से जनवरी नई दिल्ली के अंदर भारत में पहली बार होने जा रहा है, 24 देश इसके अंदर भाग ले रही है। ठीक है, सलमान खान, अपने सल्लू भाई को, सलमान खान को क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, बॉलीवुड स्टार सलमान खान आप जानते हो, उनको खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बड़ी हस्ती को करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है इसको फेमस करवाना है तो ब्रांड एम्बेसडर अच्छे चुनने होंगे, क्योंकि उनको खुद को फॉलो करने वाले बहुत है, तो वो लोग कम से कम इसको देखें। ठीक है, वर्तमान में भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सुधांशु मित्तल, ये याद रखना भाई, एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई। देखिए, खो खो से संबंधित नॉर्मल क्वेश्चन पहली बार कहां पर हो रहा है? भारत के नई दिल्ली के अंदर हो रहा है। कब से कब तक? 13 से 19 जनवरी, 24 देश भाग लेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट करना हो तो फिर ये पूछा जाता है भाई इसको करवा कौन रहा है, तो उसको भारतीय खो खो महासंघ कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा पूछ लिया जाएगा उस महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो आपको ध्यान रखना है सुधांशु मित्तल इसके अध्यक्ष है। ठीक है, और ये भारत के अंदर पहली बार आयोजित होने वाली है, तो इसलिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वैसे ही हो जाती है क्योंकि भारत में पहली बार ये हो रही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया भाई, कब मनाया गया? 22 दिसंबर को ये मनाया गया। संडे था 22 दिसंबर को, तो अपन 23 को पढ़ते, लेकिन अब आज पढ़ रहे हैं, देख लो। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस है वो 22 दिसंबर को। ये दिन क्यों मनाया जाता है भाई? तो भारत के पहले गणितज्ञ वे थे श्रीनिवास रामानुजन। कौन हुए थे? श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास ये भारत के पहले गणितज्ञ थे, और इनकी क्या आती है भाई? जयंती आती है। इनकी जयंती 22 दिसंबर को मनाते हैं श्रीनिवास रामानुजन की, और इनकी जब 125वीं जयंती मनाई गई थी 22 दिसंबर 2022 को। कब? बाईस दिसंबर 2022 को रामानुजन की 125वीं जयंती मनाई गई थी। तब इस दिवस की शुरुआत की गई थी कि भाई 125वीं जयंती के उपलक्ष्य के अंदर अपन आज से 22 दिसंबर को क्या मनाएंगे? गणित मनाएंगे, क्योंकि गणित के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये 22 दिसंबर आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब मुझे एक चीज बताइए, आप 22 दिसंबर तक जो मैंने आपको दिवस पढ़ाए, का आपको वो याद है? आप इतने साल से तैयारी कर रहे हो, एक साल आपको प्रति महीने के दिन याद करने, फिर आपको लाइफ टाइम वही दिन रहेंगे, चेंज नहीं होते हैं दिन। ठीक है, दिसंबर का रिवीजन करवा देता हूं आपको एक बार फिर से। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को अपन मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को अपन एक साथ 3 दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, राष्ट्रीय विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाते हैं। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना अपना दिवस मनाती है। 5 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाते हैं। 6 दिसंबर को अपन कोई सा भी दिवस नहीं मनाते हैं। 7 दिसंबर को फिर अपन 3 दिवस एक साथ मना लेते हैं। कौन कौन से? अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, और अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस। 8 दिसंबर को अपन क्या मनाते हैं? तो बोधि दिवस मनाते हैं अपन 8 दिसंबर को। 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस अपन मनाते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। इसके अलावा राजस्थान प्रवासी दिवस इस बार नया शुरू हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया था राजस्थान करंट अफेयर में और इंडिया करंट अफेयर में, 10 दिसंबर को मनाते हैं। इसके अलावा 11 दिसंबर को राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं। 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाते हैं। 13 दिसंबर को फिर कोई दिवस नहीं मनाते हैं। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, उसमें 11 बजे 1 मिनट के लिए ऊर्जा बंद रखनी हो, मैंने आपको सारी चीजें बताई है। ठीक है, 15 दिसंबर को कोई भी दिवस नहीं मनाते हैं। 16 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विजय दिवस मनाते हैं। विजय दिवस क्यों मनाते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, भारत पाकिस्तान का युद्ध बताया था, भारत विजय हुआ था। बांग्लादेश भी इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान लड़ाई के अंदर वो एक अलग देश बन गया था। 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अरबी भाषा का जो दिवस आता है वो भी 18 दिवस को आता है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी 18 दिसंबर को आता है। ठीक है, माइनॉरिटीज के लिए मैंने बताया था कौन कौन से माइनॉरिटी समूह आते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। 19 दिसंबर को
गोवा अपना मुक्ति दिवस मनाता है, लिबरेशन डे मनाता है, वो भी मैंने बताया था। 19 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? पहले पुर्तगालियों का राज था, उसके बाद में ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है, ऑपरेशन विजय चलाया गया, और उसके बाद गोवा को पुर्तगालियों से रिहा करवा दिया गया। उसकी वजह से अपन 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाते हैं। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाते हैं, जो कि अपन ने इस बार से ही मनाना शुरू किया है। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। तो ये थे दिसंबर के इंपॉर्टेंट दिवस, जिसका मैंने आपको क्विक रिवीजन करवा दिया है, ठीक है। ऐसे ही अपन डेली का डेली किसी एक टॉपिक का रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। ये था भाई 22 और 23 दिसंबर का करंट अफेयर, जिसको मैंने अच्छे से कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, ठीक है। अच्छे अच्छे कमेंट क्या करो, जिससे मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर मैसेज करना है, सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए, वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर ऐड कर देंगे और आपको डेली के डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिलती रहेगी। ये अपने वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। इस पर क्या मिलता है, तो इस पर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, जिसको आप यहाँ से चेकआउट कर लेना है। आपको वेबसाइट दिख रही होगी, ये इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको जरूर फॉलो करना। यहाँ पर जो भी एजुकेशनल न्यूज आती है उसका अपडेट हम देते रहते हैं। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।